हेलो गाइस, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मौर्य वंश से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। चलिए लेट्स लर्न, देख लेते हैं। देखिए, पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। देखिए, जैसे ये मान लीजिए आपका, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो ये पूर्वी क्षेत्र, ये बिहार वाला एरिया, तो यहाँ पे जो है मगध था बिहार में। ठीक है, तो आज का बिहार जो है वो प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य। तो जो पूर्वी क्षेत्र है ये मगध। तो जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, अगर जो सीरियल वाइज देख रहे होंगे उनको एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कहानी की तरह स्टोरी वाइज पूरे अच्छे से समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो जो मगध है, मगध धीरे धीरे जैसे अपने अगल बगल के क्षेत्रों को जीत कर अपने में मिला लिया, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही बनकर उभरा था। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तरी सीमा, तो ये भारत के उत्तर में उस समय भी जो पर्वत थे, ऊंची ऊंची चोटियाँ थी, इसकी वजह से यहाँ पे कोई बाह्य आक्रमण नहीं हो सकता था, विदेशी आक्रमण। और आपको पता है भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन तरफ जल से घिरा हो। ठीक है, तो प्राचीन भारत में कोई जल सेना या नौसेना ऐसे भी कोई विकसित नहीं थी, इसलिए इधर से भी कोई विदेशी आक्रमण नहीं हो सकता था। बचा कहाँ? ये पश्चिमोत्तर, मतलब पश्चिमोत्तर इसे कहेंगे। ठीक है, पश्चिम और उत्तर, इस वाले क्षेत्र से जो है विदेशी आक्रमण भारत पर होना स्टार्ट हुआ। यहीं से, यहाँ पे नहीं हो सकता था। ये शक्तिशाली यहाँ पे एक केंद्र था। ठीक है, पूर्व की बात करें तो, और यहाँ पे नॉर्थ में इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि नॉर्थ में पर्वतों से घिरा हुआ था। ठीक है, और ये साउथ से इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पे तीनों तरफ भारत जल से घिरा हुआ था। तो आक्रमण कहाँ से शुरू हुआ? विदेशी आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत से। ये तो समझाने का एक तरीका था। आगे देख लेते हैं। तो ये मौर्य वंश से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण हम लोग पढ़ रहे थे। अब वंश, जैसे मगध साम्राज्य पर कौन किस वंश ने शासन किया, तो हमने 7 वंश को बढ़ाया था पिछले वीडियो में बाई ट्रिक। हसीन मशुकसा उसकी ट्रिक थी। हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश और हसीन नंद वंश, 3 वंश को हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे हमको पढ़ना था मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश के पहले भारत पर विदेशी आक्रमण देख लेते हैं। 2 विदेशी आक्रमण हुए थे, ईरानी और यूनानी। उसी के बारे में हम लर्न करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। अभी हमने आपको बताया आज का बिहार, उस समय मगध। पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली जनपद था, किंतु पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन था। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जैसे हमने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों में सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 16 महाजनपद में 2 ऐसे महाजनपद थे जो इस समय भारत के बाहर थे। कौन कौन से? गांधार, और आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जो पाकिस्तान में है। गांधार तो हो गया अफगानिस्तान में, एक पाकिस्तान में कौन सा है महाजनपद, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसका आंसर। किंतु पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन था, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। जहाँ पर मतलब ऐसा नहीं था कि कोई शक्तिशाली राजा है, वहीं पर विदेशी आक्रमणकारियों ने सबसे पहले आक्रमण किया। 2 विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, ईरानी आक्रमणकारी और यूनानी आक्रमणकारी। अगर कहा जाए कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया, तो ईरानी आक्रमणकारियों ने। ठीक है, ईरानी आक्रमणकारियों ने। देखिए, ईरान के हखमनी वंश द्वारा, कौन सा वंश? हखमनी वंश। ईरान के हखमनी वंश द्वारा सबसे पहले ईरानी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, हखमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था। हखमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था, जो कि भारत पर आक्रमण किया था, किंतु वह असफल रहा। सफल नहीं हो सका, याद रखिएगा, किंतु वह असफल रहा। आगे देख लेते हैं। प्रथम सफलता डेरियस प्रथम, जो कि हखमनी वंश का ही था। ठीक है, प्रथम सफलता किसने प्राप्त किया? डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम सफलता डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, यह भी हखमनी वंश का ही था। इसको भारत
पर जब आक्रमण किया था तो इसको सफलता मिली थी। ठीक है। और डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में गांधार तथा कंबोज, आंसर आ गया है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, गांधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। सबसे पश्चिम में था अफगानिस्तान में कौन सा था, गांधार, और पाकिस्तान में कंबोज। ठीक है, आप इन दोनों की राजधानी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, गांधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। हकमनी वंश का था, किसने हराया था, डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसने गांधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और इसे ईरान का 20वां प्रांत बना दिया। ठीक है, गांधार तथा कंबोज को जब अपने में मिला लिया तो ईरानी आक्रमणकारी था, मतलब ईरान का था, तो इसे ईरान का 20वां प्रांत बना लिया। कहा जाता है कि ईरान में कुल 23 प्रांत हुए थे उस समय, 23 प्रांत, जिसमें से 20वां प्रांत इसको बना लिया था, इसको हराकर। ठीक है, 20वां प्रांत बनाया। और इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को, जो हकमनी वंश था, इसके अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित करके इसके पूरे वंश को भारत से समाप्त कर दिया। ठीक है, डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर इस हकमनी वंश का भारत से अंत कर दिया। मतलब अब यहाँ से शुरू हो जाएगा यूनानी आक्रमणकारी। ईरानी तो हमको यही मेन पॉइंट, मुख्य पॉइंट यही देखना है। आगे देख लेते हैं इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला और भारत और ईरान का संपर्क 200 सालों तक लगभग बना रहा और आरमाइक लिपि का प्रभाव देखने को मिला, जिससे खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ। यहीं से खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ था, जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे जब अशोक के शिलालेखों को देखेंगे तो। ठीक है, बस इतना ही हम समझते चलेंगे धीरे धीरे। आगे आ जाता है यूनानी आक्रमणकारी। यूनानी आक्रमणकारी यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। ठीक है, यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था, जिसका मूल नाम अलेक्जेंडर था। सिकंदर का ही मूल नाम अलेक्जेंडर था। इसका जन्म मेसिडोनिया में, मतलब सिकंदर का जन्म मेसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और सिकंदर के पिता, मतलब इनके पिता कौन थे, फिलिप, राजा फिलिप। राजा फिलिप की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में ही सिकंदर को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। 20 वर्ष की आयु में ही सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। राजनीति विज्ञान का पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु सुकरात, चलिए इसको बाद में बताएंगे। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और सिकंदर के घोड़े का नाम बुसेफेल्स था। आगे देख लेते हैं। सिकंदर ने जब पश्चिमोत्तर से आक्रमण किया, वही पश्चिमोत्तर से आक्रमण कर ही सकते थे, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, और उसके बाद उत्तर में पूरा पर्वतों से घिरा हुआ था, पहाड़ों से, और दक्षिण में महासागर थे। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र ही बचा था। और यहाँ पे एक मतलब शक्तिशाली कोई केंद्र भी नहीं था राजा का। छोटे छोटे राज्य करते थे उस समय। ठीक है, जो कि आपस में ही लड़ते रहते थे। अधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर ने जब पश्चिमोत्तर से आक्रमण शुरू किया, तब तक्षशिला के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। देखिए, जो तक्षशिला के उस समय के राजा थे आम्भिक कुमार, वह एक डरपोक राजा था। वो चाहता तो मतलब उसका सामना कर सकता था, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि वह डरपोक राजा था। उसने क्या किया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और जो है उसके सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, उसने जो है सिकंदर का साथ भी दिया भारत पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, आम्भिक ने। उसके बाद सिकंदर ने पंजाब, झेलम तथा चिनाब के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र, पंजाब के राजा पोरस पर आक्रमण किया। पंजाब के राजा पोरस पर आक्रमण किया, लेकिन जो पोरस था वो आम्भिक के जैसा नहीं था। उसने क्या किया, उसने डटकर सिकंदर का सामना किया। ठीक है, और लड़ाई लड़ी। जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसी को झेलम या वितस्ता का युद्ध और हाइडे स्पीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हाइडे स्पीस का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था, जिसमें पोरस की हार हुई थी और सिकंदर विजयी हुआ था। ठीक है,
यहाँ से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। जब पोरस हार गया, राजा पोरस हार गए, तो जब पोरस को सिकंदर के सामने ले जाया गया तो सिकंदर ने पूछा कि आपकी अंतिम मतलब आपके साथ हम क्या करें। तो पोरस ने जवाब दिया कि वही जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए। तो उसकी बात को सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और वह एक बहादुर राजा भी थे, ठीक है। उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध भी किया था। तो सिकंदर उनकी बात से प्रभावित होकर उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया, राजा पोरस को, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर सिकंदर जो है विश्व विजयी बनने के उद्देश्य से निकला था। तो वह जो है वह व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। एक नदी थी व्यास नदी, तो व्यास नदी को उसकी सेना पार न कर सकी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अरे सुना होगा कि जो चाणक्य थे चाणक्य एक रसायन शास्त्री भी थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है इनकी सेना में अफवाह फैला दिया। वो मतलब उनके सेना के जो भोजन था उसमें एक ऐसा विषाक्त पदार्थ मिला दिया जिससे कुछ दिनों बाद उनके सेना मतलब सैनिक जो है मरते थे, ठीक है। तो उन्होंने अफवाह फैला दिया उनकी सेना में कि जो भी व्यास नदी को पार करेगा, मतलब जो भारत है वो एक देवताओं की भूमि है, भारत देवताओं की भूमि है। उसे जो भी उसमें मतलब युद्ध करेगा या उसको मतलब व्यास नदी को पार करेंगे उसकी सेना, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे उनकी सेनाओं में अफवाह फैला दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी सेना मानने को तैयार नहीं हुई और व्यास नदी को पार करने से मना कर दी, ठीक है। बस इतना ही हमको समझना है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये झेलम या वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहते हैं, पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था, जिसमें पोरस की हार हुई थी और सिकंदर विजयी हुआ था। आगे देख लेते हैं। सिकंदर का थल सेनापति, सिकंदर के दो सेनापति थे, थल सेनापति और जल सेनापति। इनकी चर्चा आगे मौर्य वंश में भी होगी, ठीक है, मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो, लेकिन इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कवर किया है। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और जल सेनापति नियार्कस था। सिकंदर के दो सेनापति थे, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और जल सेनापति नियार्कस था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा, मतलब 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। इसी के बीच में 19 महीने कवर कर लीजिए। वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई, ठीक है। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम है। यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला को सीखा गया और प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। ये यूरोपीय आक्रमणकारी थे ना, यूनानी। आगे छोटे मोटे भारतीय राज्य जो आपस में संघर्षरत थे, उनमें पहली बार एकता के लक्षण देखने को मिले, जिससे भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।